Recording in progress. आज हम लोग को देखना है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो फेराडे हैं उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ लॉ दिए। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चुका है, यहाँ क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चल रहा है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डेपोजिटेड और लिबरेटेड, दैट इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी गिवन। सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, किस प्रोसेस के थ्रू करा रहे हो, मतलब किस पर्पस के थ्रू करा रहे हो। आप भले इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए करा रहे हो, तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए अगर आप इससे करा रहे हो तो यहां पर कितना अमाउंट यहां पर डेपोजिट होगा या रिएक्टेंट जो आपने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट में डाला है ये कितना कंज्यूम होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा फ्लो ऑफ चार्ज पर, या कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। भाई इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे तो क्या यहां डेपोजिट होगा? इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। तो आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो या कितना चार्ज दे रहे हो, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर जो आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो वो होता है क्यू। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZQ। W क्या है? वह वेट जो डेपोजिट हुआ या रिएक्टेंट जो कंज्यूम हुआ, और Q यहां पर क्या है? चार्ज गिवन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कौन आ गया? Z आ गया। इस Z को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब देखो, ये वही इक्विवेलेंस आ गया जो हम लोग ने नॉर्मेलिटी में पढ़ा था। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का वह वेट जब उसका चार्ज 1 हो, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। किसी भी सब्सटेंस का वह वेट जब उसका चार्ज कितना हो? 1 हो। जैसे हम यहां पर बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम पर आप जानते हो +2 चार्ज होता है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। तो +1 चार्ज अगर हमें लेकर आना है तो कितना वेट होना चाहिए इसका? बनी बात है 20। यानी हमने एक F फैक्टर से डिवाइड कर दिया। F फैक्टर कितना था इसका? वो 2 था, तो कितना निकल कर आया? 20। तो 20 इसका क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। और इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। यानी आपको कुछ वेट दे रखा हो, कहा कि भाई इसमें कितने इक्विवेलेंट वेट होंगे तो बताइए, तो इक्विवेलेंट वेट से ही तो डिवाइड करोगे। मैं ये कहूं 100 रुपए में कितने 20 रुपए होंगे, तो 100 को डिवाइड 20 से करोगे, 100 को डिवाइड 20 से करोगे तो आपको मालूम चलेगा उसमें कितने 20 रुपए होंगे, तो आप कहोगे 5 20 रुपए होंगे। तो ऐसे ही इस वेट में कितने इक्विवेलेंट वेट हैं आपको ये निकालना, तो इक्विवेलेंट वेट से ही तो डिवाइड करोगे। तो ये क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट को ही हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये जो Z है ये क्या निकल आता है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकल आता है। और इसका जो अमाउंट रहेगा, उसका अमाउंट किसके बराबर रहेगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? तो देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का रेट, किसी भी चीज के रेट को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे बाजार में अगर आप कोई सब्जी खरीदने जाते हो तो वो आपको 1 किलो का रेट बताता है, तो 1 किलो का रेट वो कांस्टेंट है। अब जितना किलो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी भी कांस्टेंट का आपको यहां पर क्या पता लगाना है, आपको यहां पर उसका अमाउंट पता लगाना है, तो इस कांस्टेंट के पास जितनी चीजें उन सबको यूनिटी रख दो। यूनिटी यानी 1। तो इसके पास तो एक ही चीज है Q, तो हम Q यानी चार्ज होता है, और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो अगर हम 1 कूलाम चार्ज लेते हैं, अगर हम 1 कूलाम चार्ज लेते हैं तो जितना भी वेट डेपोजिट होता है, भाई W किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर हो जाएगा। तो जितना भी वेट डेपोजिट होता है वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ? 1 कूलाम चार्ज देने पर जितना भी वेट डेपोजिट होगा वो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और प्रोडक्ट ऑब्टेन डेपोजिटेड या लिबरेटेड बाय 1 कूलाम चार्ज। अगर गैस है तो वो लिबरेट हो रही है, कोई सॉलिड है डेपोजिट हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट है तो वो कंज्यूम हो रहा है,
तो डेपोजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है 1 कूलम चार्ज देने पर, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब Q को अगर बेटा हम ओपन करेंगे तो Q को ओपन करने पर हमें ये मालूम है Q इज इक्वल्स टू आई टी। कैसे मालूम है? क्योंकि हमें मालूम है करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्यू आई टी। I मतलब करंट होता है और Q चार्ज होता है और T टाइम होता है। जब कोई चार्ज चलता है तभी तो करंट बनता है। जब कोई चार्ज चलता है तो करंट का फॉर्मेशन होता है। तो Q हो गया चार्ज और T हो गया टाइम। जब ये चलेगा तो करंट I बनेगा। तो ऐसे ही Q को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I इंटू टी। तो Q की जगह आई टी लिख सकते हो। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जेड आई टी। इस Q की जगह आपने यही तो रख दिया बच्चे, आई टी। ठीक है, तो Q इज W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? जेड आई टी। और यहां जो I रहेगा करंट रहेगा, करंट की यूनिट आप जानते हो एम्पियर होती है, और T आपका टाइम है। ठीक है, अब यहां पर ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं, ये 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे और बहुत कुछ समझाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए हमने NaCl लिया और ये NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो ये 2NaCl टूटा 2Na प्लस Cl2 में। और ये कहता है अगर 10 एम्पियर का हमने करंट दिया 965 सेकंड के लिए तो कितना Na मिलेगा? तो W इज इक्वल्स टू जेड Na, आई टी कर दिया हमने, Na यानी Z हमने सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस सोडियम का लगाया। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या दिया है, एक तो करंट दिया I 10 एम्पियर, दूसरा टाइम दिया 965 सेकंड, इसके अलावा कुछ और तो दिया नहीं है। तो अगर आपको ये पता करना है कि सोडियम कितना डेपोजिट हो रहा है तो अब आपको क्या मालूम होना चाहिए? Z की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो Z कैसे निकालोगे? Z आप कैसे निकालते हो? तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? W बाय Q। क्या हो जाता है भाई? W इज इक्वल्स टू ZQ होता है, अभी हमने देखा। अगर IT को हम एक तरफ रख दे तो ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू ZQ होता है और Z इज इक्वल्स टू W बाय Q होता है। अब यहां जो Q है इसे हम F फैराडे कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये फेराडे बन जाता है, 1 फेराडे बन जाता है। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है तो हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 96500 आती है। कितनी आती है? 96500 आती है इसकी वैल्यू। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखिए हमने सोडियम के लिए यहां पर लिखा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। भाई सोडियम यहां कौन सी फॉर्म में था? +1 फॉर्म में था। ठीक है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इसने सोडियम का एटम बनाया। ये सोडियम का एटम का फॉर्मेशन किया क्या करके? 1 इलेक्ट्रॉन लेके। यहां +1 में था और यहां पर चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसने एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और 1 सोडियम का एटम बनाया, सोडियम के आयन। तो देखो 1 मोल, हमें यहां कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है? 1 मोल। तो 1 मोल से 1 मोल सोडियम बन रहा है, यानी कि कितना बन रहा है? 23 ग्राम बन रहा है। कितना बन रहा है? 23 ग्राम बन रहा है। तो 96500 से 23 ग्राम बन रहा है, तो 1 कूलाम से कितना बनेगा? 23/96500। और 1 कूलाम से जितना भी डेपोजिट होता है उसी को तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। 1 कूलाम से जितना भी वेट मिलता है उसी को तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। तो हमने ये निकाल लिया, 1 कूलाम से 96500 कूलाम से 23 ग्राम मिल रहा था। 1 कूलाम से कितना मिला? 23/96500 कूलाम, मतलब सॉरी इतना ग्राम। तो यही तो Z बन गया। तो अब देखो Z की वैल्यू आपको मालूम चल गई है। बस इस फॉर्मूले में उठाकर रख लीजिए, W इज इक्वल्स टू जेड आई टी में Z की वैल्यू 23/96500, करंट 10 एम्पियर का था, टाइम 965 सेकंड का था। 965 से 965 कट गया, एक 0 से 0 कट गया, तो 2.3 ग्राम आ गया। मेन बात है Z निकालना है। समझ में आ गई बात? तो Z याद रखना, 1 कूलाम। ठीक है, अब देखिए
वो ये कह रहा है ऊपर के ही क्वेश्चन में वही 10 एम्पियर हम दे रहे हैं 965 सेकंड के लिए, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोरीन फॉर्म। तो अब यहां आपको क्लोरीन को बनाना पड़ेगा, 2Cl नेगेटिव है और वो Cl2 बना रहे हैं। आपको सोडियम तो एक लिया था, क्लोरीन Cl नेगेटिव 2 क्यों ले रहे हैं? सोडियम एक एटम निकल सकता है, पर क्लोरीन की मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है? Cl2 होती है बेटा। तो इसके लिए हमें 2 Cl लेना पड़ेंगे कि नहीं, 2 Cl नेगेटिव। अब एक Cl के लिए एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो 2 Cl के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं यहां पर, देख रहे हो? और क्लोरीन का वेट कितना मिल रहा है? 71 ग्राम, 2 मोल लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल से कितना लगेगा? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 मोल का मतलब यही हुआ। और उससे कितना मिल रहा है? 71 ग्राम। तो कूलाम भी डबल हो गया कि नहीं, यानी 2 फेराडे हो गया कि नहीं हो गया? ये 2 मोल मतलब 2 फेराडे हो गया। तो 2 फेराडे से 71 मिलता है, और 2 फेराडे का मतलब होता है 2 इंटू 96500 कूलाम। तो 1 कूलाम से कितना मिलेगा? तो ये आ गई वैल्यू, और इसी को हम क्या कह देंगे? जेड कह देंगे। अब इसे उठाकर इस फॉर्मूले रख दो, वही वैसे ही पुराने तरीके से, और ये आपका हो जाएगा। तो मेन बात यहां होती है जेड की वैल्यू निकालना। एक तीसरा और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन अमाउंट ऑफ NaCl कंज्यूम्ड इफ करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉर 965 सेकंड इज गिवन। अब वो कह रहा कितना अमाउंट NaCl का कंज्यूम हो रहा है। तो इसके लिए फिर से आपको एक क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। NaCl क्या देता है? एक Na और 2 Cl, यानी Cl2 देता है। तो Na का 50, यहां पर टोटल NaCl का वेट कितना होता है? 58.5, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम ने एक दिया। अब वापस अगर ये Na और Cl2 बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही तो इन्वॉल्वमेंट होगा। NaCl कितना कंज्यूम हो रहा है? तो एक NaCl को कंज्यूम होने में एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो एक मोल से 58.5 ग्राम कंज्यूम हो रहा है, यानी 96500 कूलाम से 58.5। तो एक कूलाम से कितना? 58.5 डिवाइड बाय 96500, और ये जेड की वैल्यू निकल आई। रख दो और ये हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जितने न्यूमेरिकल्स और लगाओगे उतना ही ज्यादा बढ़िया और रहेगा। और इक्विवेलेंस के फॉर्मूले याद रखिएगा। इक्विवेलेंस के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? एक तो नॉर्मेलिटी वाला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू N इंटू V। इक्विवेलेंस होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंस के लिए वेट इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू F फैक्टर, ये भी एक आता है F फैक्टर। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। सेकंड लॉ ऑफ फेराडे ये कहता है कि अगर करंट को हम 2 कंटेनर के थ्रू फ्लो कराएं और वो उन्हें हम सीरीज में लगाएं, तो अगर हमने सीरीज में लगाया तो बताओ एक सा करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल एक सा करंट जाएगा। ठीक है, और एक सा करंट जाएगा, तो यहां पर अगर दो डिफरेंट डिफरेंट अगर आप किसी दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हो, तो क्या उनका वेट सेम होगा? तो उनका वेट सेम नहीं होगा। उनका इक्विवेलेंट वेट जो रहेगा, क्या रहेगा? जो रेशियो रहेगा वेट डेपोजिट का, ठीक है, वो इक्वल रहेगा रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंस के मैंने फॉर्मूले बताए थे वो यहां लगेंगे। देखो, एक कोई भी रिएक्शन आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओ या ना कराओ, कोई भी रिएक्शन अगर आप उठाओगे और अगर एक बैलेंस रिएक्शन है, तो उसमें बराबर क्या होता है? सारे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंस बराबर रहते हैं, याद रखिएगा। अगर एक का इक्विवेलेंस लग रहा है, 2 इक्विवेलेंस लग रहे हैं, मतलब 2 इक्विवेलेंट वेट लग रहे हैं, तो याद रखना सभी के 2 इक्विवेलेंट लगेंगे। और इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है तो उस वेट से आप मोल भी निकाल सकते हो और उससे भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। पूरी रिएक्शन के अंदर हमेशा इक्विवेलेंस बराबर होते हैं बच्चों। कौन बराबर होते हैं? रिएक्टेंट के भी इक्विवेलेंस बराबर होंगे, प्रोडक्ट के भी इक्विवेलेंस बराबर होंगे। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो देखो फिर से समझ लो। इफ करंट फ्लोज थ्रू 2 कंटेनर कनेक्टेड इन सीरीज, रेशियो ऑफ वेट डेपोजिट,
जो भी वेट डेपोजिट हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर ये कॉपर लिया और दूसरी जगह हमने सोडियम लिया, सपोज करो मोल्टेन NaCl डाला, तो सोडियम का भी कुछ वेट यहाँ पर मिलेगा, कॉपर का भी कुछ वेट मिलेगा। तो इनके वेट का जो रेशियो आएगा, रेशियो जो आएगा वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है। ठीक है, यानी दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे। और इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इसका वेट, अब जैसे हमने कॉपर का ये वेट इक्विवेलेंस लगाया, तो कॉपर का वेट और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, और दूसरी तरफ सोडियम का लगाया तो सोडियम का वेट और सोडियम का इक्विवेलेंट वेट, इसके रेशियो बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो इनके वेट का रेशियो देखिए, अब इसी लॉ को मैंने यहां पर ये आपको समझाया है, इनके वेट का रेशियो इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। ये इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? उसके बराबर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक का वेट मालूम है और इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट मालूम है, इक्विवेलेंट वेट निकालना हमें आता ही है एफ फैक्टर के थ्रू। इक्विवेलेंट वेट अगर दोनों का हमें मालूम है, उसे रख दीजिए, तो दूसरे का कितना वेट निकलेगा बड़े आराम से आप बता सकते हो। 3 लगा दो, 4 लगा दो, चाहे जितने लगा दो। W1 W2 W3 का रेशियो E1 E2 और E3 के रेशियो के बराबर है। ठीक है, जैसे इसी को हमने किया, कॉपर का 6.36 ग्राम मिला हमें, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हमें मालूम है +2 आता है, तो 63.5 डिवाइड बाय 2। और हमें मालूम है सोडियम का इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि सोडियम पर +1 चार्ज होता है, तो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, जो कि 23 होगा। हमने 23 यहां लिख दिया। तो वेट सोडियम का कितना मिलेगा, क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? 4.6 ग्राम मिल रहा है। आ गया समझ में? नहीं आया? गुड आफ्टरनून ठीक सर। है, गुड आफ्टरनून। सर वो सर सारे वो का सारे का नहीं तो वो नहीं सो तो वो गई। सो गई। Recording in progress. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम कंडक्टेंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहां जो कंडक्टेंस रहता है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रेजिस्टेंस मतलब जितने ऑब्स्टिकल आए उसके अंदर। ठीक है, कंडक्टेंस किस किस के अंदर होता है? तो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है। मेटल में कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में कौन होते हैं? आयंस होते हैं। भाई इतनी बात तो हम लोग को मालूम ही है। अब कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो एक तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। एरिया जितना बड़ा रहेगा उतनी इजिली पहुंचेगा। और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, इजिली पहुंचना है, टाइम कम लगना चाहिए, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो जितनी कम डिस्टेंस रहेगी उतना ज्यादा कंडक्टेंस रहेगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में। ठीक है, और एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना इजिली वो जाकर उसे टच करेंगे। तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ के यानी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं कप्पा, यानी कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालना है तो फिर से वही बात, कप्पा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है तो उसके साथ में जो चीजें होती हैं उन सबको कितना रख दो? यूनिटी रख दो। कितना रख दो? यूनिटी रख दिया। ठीक है, तो यहां पर एरिया रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ रख दी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल आएगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब जरा एक चीज सोचिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने एरिया रखा और लेंथ 1 सेंटीमीटर रखी, तो ये किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम कहते हैं 1 ml। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस होता है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। और इससे कोई मतलब नहीं होता उसमें कितना मोल या उसका कंसंट्रेशन कितना है या कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है। कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट को आप उठा लीजिए, कितनी भी मोलैरिटी के इलेक्ट्रोलाइट को उठा लीजिए, आप उसके 1 ml का जो कंसंट्रेशन जो कंडक्टेंस निकालेंगे उसी को हम उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट चलो HCl के ही सॉल्यूशन बना लिए या H2SO4 का सॉल्यूशन बना लिया आपने,
एक में मोलैरिटी 2 है, एक में मोलैरिटी 10 है। दोनों का स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको निकालना है, तो इसका भी 1 ml उठा लो और इसका भी 1 ml उठा लो, तो दोनों का स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब ये होगा कि 1 ml का कंडक्टेंस, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, उसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो। समझ में आ गई बात? दिमाग के अंदर ये बात चली जानी चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। अब और भी टाइप के कंडक्टेंस हैं, और भी टाइप के कंडक्टेंस हैं, जिनमें से एक होता है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कितने सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, जितने में 1 मोल सॉल्यूट मौजूद हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने आपको यह बताया था कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी। मैंने कहा 2.5 m मोलैरिटी है। ये आपको एक रेशियो बताता है। क्या बताता है? ये बताता है कि 2.5 मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट हैं, कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर में जितने मोल्स मौजूद रहते हैं वही मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर में जितने मोल्स मौजूद होते हैं वही मोलैरिटी कहलाती है। और मैं यहां बात कर रहा हूं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस यानी 1 मोलैरिटी का कंडक्टेंस। तो 1 मोलैरिटी मतलब 1 लीटर में जब भी 1 मोल मौजूद रहेगा उसे हम बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। और मोलर सॉल्यूशन का आप जो कंडक्टेंस निकालोगे उसी को क्या कह दोगे आप? मोलर कंडक्टेंस कह दोगे। ठीक है, तो यहां पर 1 मोल मौजूद होना चाहिए 1 लीटर में। ठीक है, तो आप कितने का निकालोगे? तो यहां पर जैसे अगर मैंने कह दिया 2m सॉल्यूशन है, क्या है? तो मतलब 2 मोल्स मौजूद है 1 लीटर में, तो कितने लीटर के कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहोगे? बोलो। अरे 2 मोल्स मौजूद है 1 लीटर में, तो 1 मोल कितने में रहेगा? तो आधे लीटर के कंडक्टेंस को बोलोगे मोलर कंडक्टेंस। आधे लीटर के कंडक्टेंस को ही तो मोलर कंडक्टेंस बोलोगे। मैंने क्या कहा है? मोलर कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में फिक्स था 1 ml इलेक्ट्रोलाइट लेना है। यहां इलेक्ट्रोलाइट कितना लेना है कितना नहीं लेना उसकी कहानी बदल गई। आपको उतना लेना है जितने में 1 मोल मौजूद है। जितने में क्या मौजूद है? अब मैंने कह दिया 10 m सॉल्यूशन है, बताओ इसमें हमें कितना लेना पड़ेगा मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए? तो 10 m का मतलब 10 मोल मौजूद है कितने में? 10 मोल मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन में। और 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 ml। 1000 ml में कितना है? 10 मोल है। तो 1 मोल कितने में हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई 10, जीरो काट दो तो 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन के ही सिर्फ कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, ये आपका 2m था। तो 2m में क्या था? 2 मोल मौजूद था कितने में? 1 लीटर में। 1 मोल कितने में रहेगा आप तो ये निकाल लो। तो आधे लीटर में, 0.5 लीटर में, तो हम यहां आधे लीटर का कंडक्टेंस निकालेंगे। और यही अगर 10m सॉल्यूशन होता तो सिर्फ 100 ml का कंडक्टेंस निकालते। आप तो ये चेक करो कि 1 मोल कितने में प्रेजेंट है। 1 मोल जितने में भी प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस कहेंगे बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए सेमी मोलर या हेमी मोलर सॉल्यूशन, वही चीज मैंने यहां पर समझाई है। अब इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक इक्विवेलेंस जितने भी में भी मौजूद है, एक इक्विवेलेंस जितने में भी प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो देखो अगर मैंने ये कहा, क्या कहा कि नॉर्मेलिटी,
मैंने बोल दिया टू नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू इक्विवेलेंस प्रेजेंट हैं कितने में, 1 लीटर में। तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो कितने लीटर का होगा, आधे लीटर का होगा। आधे लीटर में 1 इक्विवेलेंस प्रेजेंट रहेगा। नॉर्मेलिटी की जो भी वैल्यू रहती है, ठीक है, मैंने कर दिया 7.25 N सॉल्यूशन है और इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालिए, तो कितने का निकालोगे, तो इतने इक्विवेलेंस रहते हैं कितने में, 1 लीटर में। तो एक इक्विवेलेंस कितने में रहेगा, 7.25 इक्विवेलेंस रहते हैं 1 लीटर में, तो एक इक्विवेलेंस कितने में रहेगा, तो 1/7.25 लीटर में मौजूद रहेगा। हाँ, Recording in progress. आ गया समझ में, नहीं आया, क्लियर है अच्छे से, ठीक। अब हमें यहां पर देखना है कि मोलर कंडक्टेंस को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर मोलर कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को हम इससे शो कर रहे हैं डेल्टा साइन से, और m लगा दिए तो मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और eq लगा दिया तो इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा 1000 डिवाइडेड बाय m। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये 1000 क्यों लेकर आए, देखिए m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 मोल कितने में रहेगा, 1/m लीटर। और अगर इसी को ml में करना है तो हमें ऊपर 1000 करना पड़ेगा, तो 1000/m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 1 मोल जितने में मौजूद रहता है बस वही तो मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, तो उसका ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी के लिए बच्चों हमने लगा दिया ऐसे, ठीक है। यूनिट देखते हैं, तो कंडक्टेंस की यूनिट 1/r, 1 रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट आप जानते हैं क्या होती है, ओम। ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या हम इसे मोह लिख सकते हैं, या फिर हम इसे सीमेंस लिख सकते हैं, एस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को निकालेंगे, उसका फॉर्मूला रखिए। कंडक्टेंस की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। होती है कि नहीं होती है भाई, हम किसकी, कप्पा को निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या होती है, सीमेंस होती है। और लेंथ का आप जानते हैं सेंटीमीटर है, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे काट दो, ये निकल आएगी। तो इस चीज को तो आप लोग देख सकते हैं। सेम ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटीज में आपकी क्या आ जाएगी, इन्हीं चीजों को आप यहां पर रखते जाओ, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस में 1000 डिवाइड बाय m। अब आप ये जानते हो क्या चीज, कप्पा की क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां ये रखते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। कैंसिल आउट कर दो, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इक्विवेलेंस में हम आ जाएंगे तो बस यहां पर आपका इक्विवेलेंस आ जाना है, और कुछ नहीं होना, सेम वही यूनिट चलेगी। अब यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो बेटा किसी भी सेल को अगर आप लेते हो तो उसमें सारी चीजें स्टैंडर्ड होती है। ये लेंथ भी स्टैंडर्ड रहती है, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की कितनी डिस्टेंस रहनी चाहिए, एरिया भी स्टैंडर्ड होता है। तो हर एक सेल का आपका ये क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो लेंथ अपॉन एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसकी यूनिट रखोगे तो क्या निकलेगी, सेंटीमीटर इनवर्स। आप इसे काट दो, ठीक है। चलो बहुत थोड़ा सा ये बचा हुआ है, तो बाकी का अपन कल कर लेते हैं, ठीक है। और कल ही अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक।